ओके। ओके मैम, अच्छा अब आप बताएं, आपका क्वेश्चन था कि प्रोसेस डायग्राम को। एक दफा दोबारा ना, जो हम राइटिंग करेंगे कि प्रोसेस डायग्राम अगर हमारे पास आएगी तो हम लोग कैसे राइटिंग स्टार्ट करते हैं, सारा वो पैराग्राफ राइटिंग का स्ट्रक्चर सारा कैसे होगा, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, तो आपने आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं देखी फिर? नहीं सर, वो नहीं देख सकी थी क्योंकि अच्छा, वो ए ऐसा है ना थोड़े कि प्रोग्रामिंग का भी मिस हुए थे, तो मैं उसमें थी कि वो भी मिस हाँ। ना करूं, वो देख। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मैं आज थोड़ा मतलब थोड़ा ब्रीफ ब्रीफ सा बता देता हूँ, लेकिन आप कोशिश करें जी कि सर, फर्स्ट ताकि मैं आज डायग्राम ना वैसे टास्क थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। इजी होता है। मैं चलें आपको शेयर कर ही देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दूँ। प्रोसेस डायग्राम मैंने आप लोग को जो है ना, मतलब उस पे भेजा भी था, ये क्या नाम है, स्लैक पे ना, जी सर, टास्क करने के टास्क लिए ही आपने किया वैसे था अटेम्प्ट बिल्कुल। करने की कोशिश की थी। सर टास्क देखा था, लेकिन मुझे वो स्टार्टिंग ही नहीं आइडिया था ना कि ये, क्योंकि प्रोसेस डायग्राम जो है डिफरेंट है, मतलब मुझे ग्राफ्स रीडिंग आती है थोड़ी बहुत, ऐसे ही जैसे है। बार चार्ट हो, तो फिर इसलिए अच्छा, तो स्टार्टिंग इसमें इनिशियल पॉइंट्स बस बता दे थोड़ा, जैसे ब्रीफ सा। हाँ, मैं ना एक काम करता हूँ, मैंने ये प्रोसेस डायग्राम इसी वाली को ना मैंने अटेम्प्ट करने की एक टाइम पे कोशिश की थी। ये 19 बुक से थी, और ये मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने कहाँ पे डिटेल रखी थी, ये हाँ, यहाँ पे ना मैम, ये एक प्रोसेस डायग्राम चलें आपको दी हुई मैं ना शुरू से, जैसे पहले हमारा काम यही है मेन, कि हमने अपने स्टेटमेंट को रीड करना है। जैसे द डायग्राम बिलो शोज हाउ ए बायोफ्यूल कॉल्ड एथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड। अब इसको आपने पहले क्या करना है, रिफ्रेश करना है। स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर सेम होता है। राइटिंग टास्क वन का जो भी टास्क आ रहा है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यानी कि पहले आपने रिफ्रेश, फिर आपने ओवरव्यू, अगला जो दो पैराग्राफ हैं वो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, कोई इस तरह के मतलब वर्डिंग नहीं करनी कि इन समरी दिस प्रोसेस डायग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं होता टास्क वन में। ऐसा कुछ करना भी नहीं है आपने। और ये मैंने एक टाइम पे किया था, मतलब कल मैंने इसी टास्क को ना मैंने खुद से जब किया था, ये मैं वो दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया था कि द प्रोसेस डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ बायोफ्यूल नोन एज एथेनॉल। ठीक हो गया, ये यहाँ तक इसकी पैराफ्रेजिंग हो गई। आपको समझ आ रही है ना बात की? जी सर। ओके। और यहाँ तक इसकी रीफ्रेजिंग हो गई। अच्छा, इसकी रीफ्रेजिंग इससे ज़्यादा तो अच्छी हो नहीं सकती। अगर फिर भी कोई अच्छी वर्डिंग दिमाग में आती है तो फिर देख लें, लेकिन जितने वो स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक यही एक अच्छी रीफ्रेज चीज़ हो गई, रीफ्रेजिंग स्टेटमेंट हो गई। फिर हम जाते हैं ओवरव्यू पे, जिसमें हमने स्टार्ट लेना होता है ओवरऑल के वर्ड से। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ना बहुत बहुत ऊपर ऊपर से बता देना है कि ये चीज़ है। अब इसका ओवरव्यू पिछले पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफ वगैरह से डिफरेंट होता है। जाहिर है इसमें ये डायग्राम ही डिफरेंट है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपने हर चीज़ तो नहीं बतानी कि यहाँ से, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन समझ आ रही होगी आई गेस सो। एनर्जी लिखा हुआ है, ये सनलाइट लिखा हुआ है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये साफ मतलब थोड़ा समझ आ रहा है ना, या फिर इसकी डायग्राम खोल लूँ दूसरी? सर इसमें स्टेप्स बताने होंगे, कैसे प्रोसेस, मतलब हम जैसे प्रोसेस हाँ स्टेप्स होते नहीं, हैं। स्टेप्स तो हम जितना डिटेल है ना वो हम बॉडी पैराग्राफ्स के लिए रखेंगे, लेकिन ओवरऑल में नहीं बताने ज़्यादा स्टेप्स। ओवरऑल मैंने लिखा किस तरह था, मैंने लिखा था द साइक्लिक प्रोसेस शोज हाउ ट्रीज एंड प्लांट्स आर हार्वेस्टेड एंड गो थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस टू मेक इट यूजफुल फॉर व्हीकल्स। ये मैंने ऐसे सोच के लिखा था ना कि इसको नहीं पूरा डिटेल में बयान करना, क्योंकि ये जाएगा सारी चीज़ें बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर। मेरी बात की समझ आ रही है ना आपको? मैंने जी क्या सर। किया है कि द साइक्लिक प्रोसेस, अब ये देखिए ना, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये जब सारा कुछ हो जाएगा, और ये गाड़ियों में जब एथेनॉल यूज होता है, ये बड़ा सारा एरो इन्होंने जो
दिखाया हुआ है ये, मतलब रिपीट करने के लिए दिखाया हुआ है कि ये प्रोसेस रिपीट हो, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। The cyclic process shows how the trees and plants are harvested and go through different kinds of processes. अब देखिए ना, हार्वेस्टिंग हो गई, फिर ये प्रोसेसेस में जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा पहले ये प्री प्रोसेस भी हो रहा है, फिर लेबोरेटरीज में भी प्रोसेसिंग हो रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस, उसमें वो जितने भी प्रोसेस डायग्राम में प्रोसेस हैं वो आ गए। ऐसा ही है ना? जी सर, लेकिन ठीक ये हो गया। असल में टर्म्स भी थोड़ी डिफरेंट सी हैं, तो वो थोड़ा हाँ, किस समझने तरह? लगी। मैं जूम करके भी ना साथ देख रही हूँ कि ये अभी तो हो जाएगा, वो भी तो इजी है। हाँ हाँ। आगे का ओवरऑल ओवरऑल में आपने कुछ इस तरह का डिटेल नहीं देनी। कोई दूसरी प्रोसेस डायग्राम ना, आप इसको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और प्रोसेस डायग्राम देखें कैम्ब्रिज बुक्स में बहुत सारी हैं, तो वो भी कोशिश करें। जब ये मैं अभी कर दूंगा ना, ये मैं अभी ब्रीफ ब्रीफ बताऊंगा, क्योंकि मैम एक्चुअली में ना बात ये है जनरली कि ये बहुत आसान है, मतलब बनिस्बत वो एज कम्पेयर टू अम, अदर जी, डायग्राम्स। वो इसमें मैथमेटिकल फिगर्स टर्म्स होते हैं। वगैरह वो जी, उसमें दिखना है। जी सर। मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं। इसमें तो कोई मैथ्स वगैरह है नहीं, प्रोसेस है, प्रोसेस को लेके चलना है, कुछ वर्डिंग अच्छी सी यूज करनी है, लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, तो ये आपकी हो जाती है। एंड अब आपको ये इसकी समझ आई ओवरऑल की कि कैसे लिखा है, आपने कैसे इसको लेके चलना है। आपने ऐसे लेके चलना है कि आपने कोई डिटेल ज्यादा नहीं देनी। आपने प्रोसेस डायग्राम है, हार्वेस्टिंग हुई है, मेन प्रोसेसिंग होती रही है उस प्लांट्स पर, और वो फ्यूल बन गया, ऐसा ही है ना? बस इतना बड़ा बड़ा बता देना है आपने, कोई डीप नहीं जाना आपने। सारी डीप जो डिस्कशन होगी वो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ में होगी। अब अगर मैं पढ़ूँ ना बॉडी पैराग्राफ, तो इसमें मैं कैसे करूँगा कि इनिशियली इसी तरह ये वर्ड्स होते हैं, ये जो हमने स्टार्ट करने होते हैं ना पैराग्राफ। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल या इनिशियली, हाँ इनिशियली जी, या एट द बिगनिंग, इस तरह हाँ जी, हाँ कुछ जी, हम स्टार्ट करें। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकती हैं। इनिशियली द ट्रीज एंड प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा ही था, हमने देखा कि प्लांट्स और ट्रीज जो है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब अपनी एनर्जी कंप्लीट कर रहे हैं। These plants are harvested by farmers and then go through a process of pre-processing. अच्छा, अब प्रोसेस ऑफ प्री प्रोसेसिंग भी आई थिंक ठीक है, ये मैंने इतने टाइम से दोबारा पढ़ा नहीं। वैसे ये अभी पढ़ के मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, दे गो थ्रू प्री प्रोसेसिंग स्टेप, ऐसा लिखना चाहिए, है ना? जी सर, क्योंकि वो जब हम वो दोबारा से देखेंगे ना अपना, तो इवन आपको वोकेबलरी में भी डिफरेंट वर्ड्स उस टाइम पे आएंगे कि नहीं, इसकी जगह ये कर लें। तो हाँ, वो ये भी है जो कि रियलिटी ये है कि जो आप दे रहे होते हो, जब टेस्ट आप रियल टेस्ट में बैठते हो, तो आप लिख तो लेते हो, लेकिन वही बात है कि टाइपिंग स्पीड इतनी इतनी तो हो कि कम से कम आखिर में 2-4 मिनट तो बचा लें हम, कि हम देख पाएं दोबारा से अपनी राइटिंग को। क्योंकि अब मैं अगर अभी बात करूं, ये मैंने इतने टाइम का लिखा हुआ है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इस वाले टास्क को, लेकिन अब मैं आपके लिए ये जब समझा रहा हूँ, तो मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे अभी ये सेंटेंस थोड़ा सा ना, पता नहीं, वियर्ड सा लगा, जैसे दीज प्लांट्स आर हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स एंड देन दे गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्री प्रोसेसिंग। या मैं ये लिखूं कि द स्टेप ऑफ प्री प्रोसेसिंग। फेजिस भी कर सकते, स्टेप्स जी। स्टेप ऑफ प्री प्रोसेसिंग। देन हमारे पास सो क्या आ गया कि हम, हाँ, आफ्टरवर्ड्स, ये भी अच्छा वर्ड है, हम यूज कर सकते हैं आफ्टरवर्ड्स, यानी कि अगला स्टेप क्या है इन द प्रोसेस। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर यूज टू कन्वर्ट हार्वेस्टेड प्लांट्स टू सेलुलोज। अच्छा, देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, हाँ, ये मैंने शायद इस तरह लिखा है कि यहाँ पे अगर मैं ये बताना चाहूँ ना कि ये एक स्टेप है प्री प्रोसेसिंग का, यहाँ पे ये मैंने इंडस्ट्रियल का वर्ड इसलिए यूज किया कि ये कहीं ना कहीं तो मिल्स या फैक्ट्रीज में जा रही है ना, मतलब ये देखे ना, ये मशीनरी बनी हुई है, इस वजह से मैंने इंडस्ट्रियल का वर्ड यूज किया। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट हार्वेस्टेड प्लांट्स टू सेलुलोज। ये आई थिंक अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है। आप क्या सजेशन देंगी? जी सर, ये क्योंकि ये मेरे माइंड में भी नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि ये थोड़ी सी टर्म्स ना डिफरेंट हैं, तो अभी मैं
बल्कि ये फ्लो चार्ट, ये जो प्रोसेसिंग चार्ट है, ये देख के भी मुझे थोड़ा हो रही थी कि मैं स्टार्टिंग कैसे लूँ, कि इसमें अंदर क्या लिखना है। तो अभी ये वाला तो परफेक्ट है, ये वाला जो आपने किया है ना, ये वाला ठीक हो गया। सेंटेंस जो बनाया हुआ है, ये वाला ठीक हो बेस्ट गया। नहीं नहीं, ये बाकी बाकी डायग्राम से बहुत आसान है मैम एक्चुअली में। कल जब मैं ये डिस्कस कर रहा था तो एक्चुअली में ये डिस्कशन इसकी काफ़ी जल्दी हो गई थी, फिर हमने प्रैक्टिस वगैरह भी की थी। आप उस सेशन को एक दफ़ा देख भी लीजिएगा, मैं जल्दी से ना है। इसको जिस मैं करता हूँ। आज और राइटिंग से पहले ना वही देखूंगी, अभी ये क्लास एंड के द बाद देखूंगी। जी, फॉर प्रोसेसिंग इट गोज टू लेबोरेटरीज फॉर इट गोज फॉर प्रोसेसिंग, ये मैंने गलत किया हुआ है शायद, ये थोड़ा सा द फॉर प्रोसेसिंग इट गोज टू लेबोरेटरीज फॉर प्रोसेसिंग, ये मैंने रिपीट किया हुआ है वर्ड। ऐसा नहीं करना आपने। अगर मैं देखूं तो इसके बाद का जो प्रोसेस था वो क्या था, लेबोरेटरीज की तरफ तो सेलुलोज जा रहा है, बट इसमें ये लिखना चाहिए था फॉर प्रोसेसिंग या फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इट गोज इट गोज टू, कहाँ पे जा रही है, लेबोरेटरीज में जा रहा है। ये ना लैब्स बनी हुई हैं जैसे, ये मुझे ना जैसे केमिकल लेबोरेटरीज टाइप की लग रही हैं अगर मैं डायग्राम को देखूं। मैं थोड़ा और जूम करूं, ये जैसे जी फ्लास्क सर। बने हुए हैं। जी तो ये मैं लेबोरेटरीज। क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे, ये मैंने पता नहीं ये थोड़ा सा अजीब सा ही सेंटेंस दे दिया इसको। फॉर फॉर प्रोसेसिंग इट गोस टू लेबोरेटरीज फॉर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर आई थिंक, या फिर बस वो हम हो ये गया लिखेंगे कंप्लीट फॉर ना। फर्दर, या सर हमें यहीं पे कर यहाँ दे, पे नहीं फॉर लिखना फर्दर चाहिए था। प्रोसेसिंग। अच्छा, यहाँ नहीं कह हमें यहाँ रहे, पे इट नहीं गोज टू लिखना चाहिए था लेबोरेटरीज फॉर फॉर, फर्दर प्रोसेसिंग। हाँ, फॉर फर्दर फॉर प्रोसेसिंग। हमें लिखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट स्टेप लिखना चाहिए आई थिंक, फॉर नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग मैं एक्चुअली में करना क्या चाह रहा हूँ, इसमें इन्होंने डायग्राम में प्रोसेसिंग लिखी हुई है, इसको लेबल किया हुआ है प्रोसेसिंग के साथ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने फॉर नेक्स्ट स्टेप इट गोज टू लेबोरेटरीज फॉर प्रोसेसिंग, क्योंकि आगे उन्होंने लेबोरेटरीज के नीचे उन्होंने प्रोसेसिंग का वर्ड यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, बजाय ये कि मैं ये कहूँ कि फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर मुझे आगे की सेंटेंस की समझ नहीं लगेगी कि मैं रिपीट जी करता सर, रहूँ फॉर प्रोसेसिंग का वर्ड। द या वो फिर मैं ऐसा वो यही हाँ सही है, फॉर द नेक्स्ट फेज कह दें या स्टेप। स्टेप एक हाँ, दफा यूज कर लिया, फेज कर लिया। फॉर जैसे फेज कर दें, फॉर नेक्स्ट फेज अ, इट गोज टू फॉर लेबोरेटरीज। यहाँ पे केमिकल लेबोरेटरीज भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें वैसे दिख रहा है कि फ्लास्क्स हैं और कुछ इस तरह के वो जो ना केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हम केमिकल लेबोरेटरीज भी कह सकते थे, लेकिन अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। शायद केमिकल का वर्ड आगे भी यूज़ किया हो, एक मिनट। द शुगर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेबोरेटरीज यूजिंग डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, हाँ ये मैंने इधर पे केमिकल रिएक्शंस की बात की हुई है। तो ये भी ठीक है वैसे। हाँ ये ठीक है, ये बेटर है। लेबॉर्ट्रीज का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया, और प्रोसेसिंग हो गई, और शुगर्स जो हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं लेबॉर्ट्रीज में, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, माइक्रोब्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है माइक्रोब्स ऐड हो रहे हैं, ये देखें शुगर्स प्रोड्यूस हुए, माइक्रोब्स आर एडेड, ये लिखा हुआ है माइक्रोब्स एडेड। तो माइक्रोब्स ऐड हो गए और फिर क्या बना, आर एडेड टू डिफरेंट ग्लूकोज। मैंने ये इस तरह लिखा कि मैंने थोड़ी वर्डिंग कंप्लीट करने के लिए, अब ये देखें ये कितनी है, ये टास्क अचीवमेंट अगर हम देखें तो वर्डिंग कितनी है, ये तकरीबन ये पूरी पूरी 151 है, यानी कि 150 है। तो ये शायद मैंने इसलिए टू डिफरेंट ग्लूकोज लिखा कि मैंने वर्ड टास्क अचीवमेंट करनी थी, और ये मैंने इसलिए लिखा है। और फिर आगे चलते हैं, दिस एडिशन रिजल्ट इन अ बायोफ्यूल नोन एज एथेनॉल, ठीक हो गया, हमारे पास एथेनॉल बन गया। मैंने बस फाइनली फिर ये पैराग्राफ, अच्छा कल के उसमें ना सेशन में मैंने ये भी बात की थी कि हम ये जिस टाइम मैंने लिखा था तब मैंने पहली दफ़ा प्रोसेस डायग्राम किया था, लेकिन मुझे लगता है कि हाफ सिचुएशन जो है ना एक पैराग्राफ में कर लें और हाफ अगले पैराग्राफ में कर लें। यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ में मैं देखे ना इसकी लेंथ ज़्यादा है, और अगले पैराग्राफ की लेंथ कम है, बहुत ज़्यादा, 3 लाइन है सिर्फ, और इसकी 6 लाइनें हैं, ये डबल है। तो अब ये भी ख्याल रखें ना कि हाफ प्रोसेस को एक में कर लें पैराग्राफ में, और हाफ प्रोसेस को अगले पैराग्राफ में डिस्कस कर लें। कल मैंने क्या कहा कि सेलुलोज तक मैंने एक पैराग्राफ में रखना चाहा, और सेलुलोज के बाद की प्रोसेसिंग मैंने सेकंड पैराग्राफ में रखनी चाहिए।
क्योंकि ये देखें ना, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट है। और इस तरह ये मैं चाह रहा था कि ये भी मैंने डिस्कशन कल की थी। ये बात की समझ लगी मैम आपको? जी सर। सर एक चीज है कि अगर वो जो ये इस पैटर्न के हिसाब से तो ये कि जैसे बिल्कुल हम लास्ट स्टेज जो है वो सेकंड वाले पैराग्राफ में लिख लें, जैसे सेकेंड। जो फाइनल जो इसकी, तो जो एक्चुअल में है वो उन्होंने क्या मेंशन किया है इसका प्रोसेस स्टार्ट के, क्योंकि ये थोड़ा मुझे लॉजिकल भी लग रहा है कि मेन हम जो मेन जो प्रोसेसिंग जितनी भी होगी वो हम इसमें रख लें, और लास्ट वाला जो है ना, अगर लास्ट स्टेज जो होती है फाइनली, या जब भी हम लोगों का लास्ट हो, उसको हम सेकंड वाले में कर दें, तो वो पढ़ते हुए भी एक वो लग रहा है कि डिफरेंट, यानी कि रिजल्ट टाइप का लग रही है बात। मतलब मैम आप कहना चाह रही हैं कि उस तरह का स्ट्रक्चर करना चाहिए कि हाफ प्रोसेसेस एक पैराग्राफ में, हाफ अगले में, ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ बस जो फाइनल वाला होगा ना, जैसे बिल्कुल सेकंड लास्ट या लास्ट, वो हम अच्छा। सेकंड में कर दें, हाफ ना करें, हाफ आपकी बेस पे ना, यानी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया है कि फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में करना क्या है, या कोई अच्छा, सैंपल जो उसमें। ये हाँ मैंने जो है आइल्स का जो डायग्राम थी, एक मिनट, इसमें राइटिंग टास्क वन, इसमें डायग्राम मॉडल आंसर और यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना, एक मिनट, ये प्रोसेस डायग्राम है क्या ये वाली? ये भी प्रोसेस डायग्राम है लेकिन जो मैंने कल की थी, एक मिनट, प्रोसेस डायग्राम मॉडल आंसर ये होगा। हाँ ये मैंने देखे इसमें ना, ये पैराग्राफ के लेंथ देखें अगर आप, अब इसमें ये लिज ने जो है 4 लाइन का एक पैराग्राफ, और अगला जो है थोड़ा लेंथी है अगला पैराग्राफ। लेकिन ये है ना कि जैसे इसने यहाँ पर रेन वाटर का प्रोसेस करना था, यहाँ पे इसने कहाँ तक किया है, वाटर फिल्टर तक ना, वाटर फिल्टर तक पैराग्राफ वन में रखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। और फिर बाकी की सारी एक्सप्लेनेशन वो ना ले गई हैं उसमें सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पैराग्राफ की लेंथ अगर हम थोड़ी सी ना सही रखें, मतलब बराबर रखें, और थोड़ा मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन सेकंड पैराग्राफ के लिए भी छोड़ दें। अब इसमें चलें, है तो सही लेकिन ये फाइनल स्टेप है, और ये मैंने चलें फाइनली का वर्ड इस तरह यूज किया, ये सही है मतलब। फाइनली एथेनॉल, बस वो फाइनल स्टेप है, इस वजह से जो है ना मैंने फाइनली का यूज कर दिया वर्ड। इसमें यह है कि मैम अगर आप मतलब, ये भी ठीक है, मतलब अगर आप कहती हैं ना कि ये वाला स्टेप ठीक है, ऐसे ही कह रही है ना आप कि आप फाइनली जो है जी आप सर, बस लास्ट जो है इसमें, ताकि वो जैसे एक फ्लो में पढ़ते हुए ये कुछ चेंज एकदम थोड़ा फ्रेश सा फील होगा कि चलो अब ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। चलें, ये भी ठीक है, मतलब टास्क अचीवमेंट तो हो रही है, चलें सारी टास्क अचीवमेंट हो गई हमारी। देन बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर लेंथ वाइज अगर हम दोनों पैराग्राफ को ठीक रखें, लेकिन अगर आयल्स लेस की ये जो डायग्राम देखें तो इसमें भी वैसे इन्होंने कोई लेंथ का ख्याल तो इस तरह नहीं रखा रखा हुआ। वो पहला पैराग्राफ वो थोड़ा छोटा है, शॉर्टर है, और अगला लेंथ वाइज ठीक है, यानी कि ज़्यादा है। तो आई थिंक शायद लेंथ का ये कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। हाँ, ये इस तरह का भी नहीं है। ये नेक्स्ट वाला कोई मॉडल आंसर है, ये तो नहीं रीड किया था, लेकिन इसका जो लेंथ है ये दोनों की बॉडी पैराग्राफ्स की सेम सेम लग रही है। मतलब ये सर आई गेस ये डिफरेंट थी डिपेंड इंडियन थोड़ी करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे टास्क को लेके चल रहे हो, आप कैसे समझ रहे हो। तो आई थिंक ये प्रोसेस डायग्राम में टास्क अचीवमेंट किसी भी तरीके से पॉसिबल है। तो वो आप चाहे लेंथ इक्वल रखो चाहे ना इक्वल रखो, लेकिन आप सारी चीज़ें डिस्कस कर लो डायग्राम की। आई थिंक ये इसी से आपके स्कोर के ऊपर फर्क पड़ता है। एक तो आपके जो 4 चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेशन, फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामर ग्रामर को, ये 4 चीज़ें आपने ध्यान में रखते हुए ही करनी है, तो ठीक हो जाता है टास्क। अच्छा, ये पैराग्राफ तो मैंने एक ये तो रीड कर लिया। फाइनली मैंने क्या बताया, एथेनॉल इज यूटिलाइज्ड इन कार्स, ट्रक्स एंड एयरप्लेन्स। दीज ट्रांसपोर्टेशन मीन्स emit carbon dioxide, which is again absorbed by plants and trees for growth. This cycle is repeated
इज अ रिपीटेड प्रोसेस दैट एम्स टू प्रोड्यूस एथेनॉल। तो आई थिंक ये फाइनल वाला सही है, सही लिखा हुआ है। इसमें कोई मतलब कोई चीज़ जो ना समझ लगी हो आपको? फिर आगे समझ में से। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ना आज हम कर लेते हैं ये, क्या नाम है, एक डायग्राम होती है, वेट उसे क्या कहते हैं, मैप लेबलिंग, हाँ मैप वाला। मैप का हमारे पास है, 1 मिनट, यही है आई थिंक, मैप का एक ही है, ठीक है यहीं पे देख लेते हैं पहले। ये इन्होंने मैप का, हाँ ये मैप जैसे दिया हुआ है, ठीक है हाँ इसी को डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने डिटेल काफ़ी दी हुई है। अच्छा अब ये देख लेते हैं कि मैप को कैसे लेके चलना है। ये कुछ टाइप्स ऑफ मैप्स दी हुई हैं, वेट हम ना थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। IELTS राइटिंग मैप्स, मॉडल आंसर एंड टिप्स एंड वोकेबलरी, टिप्स फॉर IELTS मैप्स राइटिंग टास्क 1। ये मतलब क्या लिखा हुआ है, बिलो आर द यूजफुल टिप्स, तो चलें ये छोड़ें। टाइप्स ऑफ आइल्ट्स मैप्स क्या आते हैं, चेंजेस इन टाउन्स आती हैं, चेंजेस इन रिजॉर्ट, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये कैम्ब्रिज बुक्स में ना ये मिल जाते हैं सारे, यानी कि आपको ऐसे भी ये वाला चेंज इन टाउन्स वाला भी कोई ना कोई मिल जाएगा टास्क, चेंज इन रिजॉर्ट भी मिल जाएगा, प्लेसेस विद मल्टीपल बिल्डिंग्स एंड फीचर्स ये भी मिल जाएगा। ये कुछ टाइप्स हैं जो मैप की आती हैं। ज्यादातर रेशियो जो है ना वो ग्राफ्स वगैरह की होती हैं आइल्स टेस्ट में, और उसके बाद ये मैप लेबलिंग वगैरह, और ये नहीं है कि ये आते नहीं है, लेकिन रेशियो में वो थोड़े ज़्यादातर आ जाते हैं, क्योंकि जिनसे भी पूछें तो वो बार चार्ट वगैरह का ज़्यादा ही बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें आई थी, बार चार्ट, लाइन चार्ट, वो चीज़ें। तो ये नहीं है कि जिस ये आते नहीं है, ये प्रैक्टिस आपने करनी है। प्लेसेस विद मल्टीपल बिल्डिंग्स एंड फीचर्स, ये बिल्कुल ये भी आता है, ये कैम्ब्रिज बुक्स में है ये सारी टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टेस्ट्स में ये टाइप्स मिलती रहेंगी आपको। फ्लोर प्लान्स भी हैं, बिल्कुल हैं, ये कुछ 4 टाइप्स इन्होंने डिस्कस की हैं, ये आती हैं बिल्कुल उसमें टेस्ट में। ग्रामर टेंसेस फॉर मैप राइटिंग, इसमें कुछ ग्रामर टेंसेस बताए हुए हैं। चले रीड कर लेते हैं इसको। हाँ वेट, इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़, मैप कीज एंड कंपास पॉइंट्स, स्ट्रक्चर एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ फाइल्स मैप राइटिंग। अच्छा स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। हाँ ये अच्छी चीज़ है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, पैराफ्रेजिंग वो हमें पता है, द डिस्क्रिप्शन गिवन एंड एडिंग मोर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब एडिंग मोर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर मतलब लगता है कि लेकिन आप रिफ्रेज करते हुए ना, पैराफ्रेज करते हुए कोई डिटेल नहीं देते, ना ओवरव्यू करते हुए कोई डिटेल देते हो। अब एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन ये इन्होंने पता नहीं क्यों लिखी है, ये पैराफ्रेज तो ठीक है, एडिंग मोर इन्फॉर्मेशन मैप है। ये टास्क जब रीड करेंगे कोई तो देखते हैं कैसे उन्होंने लेकर गए हैं उसको, इंट्रोडक्शन को और ओवरऑल को। ओवरव्यू में भी वही होता है कि कलेक्टिंग ऑल की फीचर्स इनटू वन पैराग्राफ, यानी कि कलेक्टिंग ऑल फीचर्स नॉट गिविंग द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2, और ये 3 इन्होंने देखें ऑप्शनल रखा हुआ है, वो कभी कभार अगर मैप जो है वो ज़्यादा हो डिस्कस करने के लिए तो आप चलें, आपका बॉडी पैराग्राफ एक एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन आई थिंक वो भी कम से कम ही होता है। मैंने जब राइटिंग टास्क के मैप एक दो प्रैक्टिस किए थे तो उसमें मतलब 2 मैप्स होते हैं, एक जैसे पुराना मैप होता है और एक करंट डेवलप्ड मैप होता है, वो बस कंपेयर करना होता है, उसमें कुछ चेंजेस होती हैं वो आपने डिस्क्राइब करनी होती है। अभी देखते हैं आती है ना डायग्राम, अभी देखते हैं ओवरव्यू की फीचर्स, ये रहने देते हैं ये इसमें, हाँ एक काम करते हैं, हाँ मॉडल आंसर पे जाते हैं ताकि ज़्यादा जो है ना क्लैरिटी हो जाए। मॉडल आंसर में, मॉडल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द मैप्स बिलो शो, इसमें ना ये देखें ये 3 दिए हुए हैं, सर 1962, फिर 85, फिर नाव, नाव का ये जो अभी की सिचुएशन है, ये प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है देखते हैं। Maps below show the changes that taken place in M- Meadowside village and Ponton, a neighboring town since 1962। ये एक टाउन की जो है ना पुरानी पिक्चर्स हैं और मैप्स हैं, और अब की ये जो टाउन की है। तो ये वैसे नॉर्मली आप अपने
जो है ना आंखों से देखें, मतलब देखें तो सर ये आपको ना, डेवलपमेंट मिली है ना। जी सर, और सर मुझे वो लग रहा था एकदम माइंड में पहले ना, वो जो नहीं होता है आउटलाइन बनाने वाला, माइंड में आ जाती है पॉइंट्स। तो अब इसमें ना ईयर वाइज भी है और दो डिफरेंट चीज जगह भी है, दो डिफरेंट टाउन्स कह दें। तो उनमें कैसे ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुई है, और एक तो शायद हुई नहीं है, एक में इतनी हुई नहीं है ना, दूसरे में एक थोड़ी में, बिल्डिंग हो हाँ जी चुकी हाँ है। जी बिल्कुल, दो जो टाउन है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ, टेकन तो प्लेस इन फाउंटेन जो है वो मीडो साइड विलेज उसमें। एंड फोंटोन। हाँ फोंटोन जी, में, फोंटोन में कुछ भी नहीं हुआ हुआ, फोंटोन फोंटोन ऑलमोस्ट अगर हम तो वैसे देखें ना। वो कंपैरिजन वाला ना, फिर वर्ड्स हाँ, थोड़ा समझ में आ रहे होते हैं कि अगर कंपैरिजन, हम और जब आप ओवरऑल लिखेंगे ना, जब हम ओवरऑल लिखेंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि हमें दिखने को मिल रहा है कि मेडो साइड विलेज जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। यानी कि हाँ हाँ ऐसे ही है। और डेवलप हो गया ये कहेंगे कि, एक मिनट, इसमें क्या है, लेयर कॉम्प्लेक्स सुपर स्टोर, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट के रिलेटेड ही है क्योंकि यहाँ पे होटल है, स्टेशन है, और बसेस, ये क्या है, बिजनेस पार्क, बिजनेस पार्क और हाउसिंग स्टेट है। हाँ ये डेवलपमेंट हुई है। तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मीडो साइड क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा हुई है। और एज कम्पेयर टू फोंटोन, वो बहुत ज़्यादा है, और फोंटोन में कुछ भी नहीं हुआ हुआ। यानी जी, कि ये ऑलमोस्ट जो, नथिंग डन, सर चीज। और ये जो पता नहीं, ये जो मतलब जैसे जिप टाइप का, ये रोड जो, कह रहे हैं ये इसमें। पता नहीं अब, ये इन्होंने कोई इंडिकेशन ही नहीं दी कि ये क्या चीज़ है। अब ये या तो इन्होंने शायद इस तरह लिखा हुआ है कि ट्रेन का ट्रैक ये तो वो नहीं, है फेंस, ये फेंसेस हो सकते हैं, ये फेंसेस हो ट्रेन सकते का हैं। ट्रैक तो नहीं, इस तरह वो बताते जो ट्रेन होती थी उनका ट्रैक ऐसे। स्टेशन, स्टेशन लिखा हुआ है इस पे। जी सर, फिर वो ट्रेन से रिलेटेड ही वो ये हो ट्रेन सकता का है, वो मतलब है, ये ट्रेन का, हाँ ट्रेन ये का। जो इनको क्या कहते हैं, वो जो ट्रेन के पाथ को क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, मैं ट्रैक, मेरे सेंस से, ट्रेन। ट्रैक, हाँ ट्रेन ट्रैक, ओके ओके ओके, थैंक यू। ट्रैक जो होता है ना ट्रेन का, वो हाँ ये देखें, ये वही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा करते हैं, अभी इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं। इसमें रिफ्रेज कैसे किया हुआ है, द थ्री मैप्स इलस्ट्रेट हाउ मीडो साइड विलेज इन फोंटोन विच इज अ नियर बाय टाउन, यानी कि फोंटोन और ये दोनों नियर बाय टाउन है, हैव डेवलप्ड फ्रॉम 1962 टू प्रेजेंट। कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जो दिया हुआ था स्टेटमेंट, उसी को थोड़ी बहुत रिफ्रेज कर लिए, नए वर्ड्स यूज कर लिए। नए वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसमें इन्होंने डेवलप का वर्ड यूज किया था नहीं, लेकिन हमने ये क्या किया है कि हैव डेवलप्ड फ्रॉम 1962 टू प्रेजेंट। ठीक है, which is a nearby town have developed। ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। आप चलते हैं ओवरऑल पे। इसमें किसी को रिफ्रेज में कोई परेशानी तो नहीं है, फिर ओवरऑल नो सर, करते हैं सर डिस्कस। मुझे ना ओवरऑल का ये है कि ओवरऑल में ना हमें थोड़ा जैसे बस थोड़ी सी समराइज, जैसे आपने कहा ना कि एक साइड पे हमें डेवलपमेंट अच्छी खासी नजर आ रही है और एक साइड पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ स्पेशल नहीं नजर आ रहा है। तो वो एक समराइज हम इतने अच्छे उसमें कर दें कि वो जो पढ़ने वाले जो टीचर्स होंगे वो उन्हें पता होगा कि हाँ इस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को है, और वो फर्दर अब आगे, क्योंकि समटाइम मुझे जहाँ तक लगता है कि ये डिटेल वाला इतना उससे नहीं पढ़ते जो ये होते हैं। मतलब पढ़ना तो इन्होंने मार्क्स देने ही होते हैं, लेकिन वो बोरियत वाले बन सकते हैं, या मुझे लिखते हुए फील होता है कि वो ऐसे होता है कि आप डूबते ही जाते हैं, लिखते जाते हैं आगे, और वो फिर बाद में पता चलता है कि आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिख लिया है पैराग्राफ 1 और 2 में ना। मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं होता, आपने ये ख्याल रखना है ना कि खुद से आप कुछ ना ना ऐड करें इसमें। आप इतना ख्याल रखें कि आपके जो जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करें सिर्फ। इनमें भी, ये जो मैप्स में भी यही तरीका है ना कि मेजर मेजर जो चेंजेस हैं वो पहले आप देखें ना। जब देखेंगे कि मेजर चेंजेस क्या हैं और माइनर क्या हैं और सेम क्या है। अच्छा, ये तीन चीज़ें हो गई ना, मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस और सेम जो चीज़ कभी चेंज ही नहीं हुई। तो ये तीन अगर बातें आप रखें, बस ये मेरे अभी थॉट्स इस तरह आ रहे हैं कि ये तीन बातें अगर आप ध्यान में रखें तो इसके हिसाब से आप बॉडी पैराग्राफ्स को शेप करें ना। जैसे आप फिर मेजर चेंजेस आप एक बॉडी पैराग्राफ में दें, और मेजर चेंजेस में अगर आपका लगता है कि ज़्यादा थी तो अब आप माइनर और इक्वल, माइनर चेंजेस और जो दूसरी, जो नो, नॉट एनी चेंज, तो वो चीज़ें आप एक साथ रख लें।
ये मेरे मतलब दिमाग में आ रही है ना, जैसे आपने कहा ना कि एक्स्ट्रा चले जाते, तो एक्स्ट्रा तो जाने का मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं बनता होता। जो चीजें होती हैं वही एक्सप्लेन की जाती हैं। जैसे अभी अगर हम ये ओवरऑल पढ़े ना, पहले ना ओवरऑल पढ़ते हैं ना, ये देखते हैं ये किस तरह उन्होंने शेप किया हुआ है। बोथ फोंटोन एंड मीडो साइड village increased in size over the years until they eventually merged together। अच्छा, ठीक है, हाँ फोंटोन और ये हम बिल्कुल देख सकते हैं। ये मीडो साइड जो है वो बिल्कुल स्मॉल सा, ये कुछ भी नहीं था 1962 में। और ये फोंटोन जो है वो बिल्कुल ही अलहदा थे, कितने इनमें जो है ना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता क्या ये ग्रो करता गया, और ग्रो होते होते बिल्कुल ही अटैच हो गए हैं। ठीक हो गया, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। एट विच पॉइंट, यानी कि हमने ये देखा ना, मेजर मेजर बात है हमें दिख रही है कि भाई वो तो पहले इकट्ठे ही नहीं थे, और फिर ये इकट्ठे हो गए हैं इतना ग्रो करते करते। और एट विच पॉइंट मीडो साइड बिकम सबर्ब। सबर्ब, हाँ ठीक है। Furthermore, there have been significant changes to infrastructure, housing and facilities over the period। लेकिन ये जो है ना, ये मीडो साइड में है ना, या फिर अब ये है कि इन्होंने तो ओवरऑल में इसकी बात ही नहीं की ना कि मीडो साइड में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, फोंटोन में नहीं है। लेकिन इन्होंने तो ये कहा है कि ये दोनों ओवर अ पीरियड आपस में मर्ज हो गए। ऐसा ही है ना, ये दोनों तो आपस में मर्ज हो गए, तो फिर क्या मतलब अ, ये मर्ज है तो मींस के डेवलपमेंट दोनों में है फिर। मुझे तो ये समझ आ रही है ओवरऑल से, है ना। सर until they, हाँ जी, वो ऐसे ही है क्योंकि वो डेवलपमेंट एक साइड से स्टार्ट हुई है ना, तो ऑलमोस्ट देखिए दूसरे तक चली गई है, वरना पहले दोनों डिफरेंट होते थे। हाँ जी, पहले कुछ भी नहीं था ना। अभी अभी आगे पढ़ते हैं बॉडी पैराग्राफ में, अगर कोई डिस्कशन है। बॉडी पैराग्राफ में क्या है कि इसमें ये भी, अच्छा मैं अभी एक और चीज़ ये देखें, ये कीवर्ड्स कुछ यूज़ किए हुए हैं, वो मतलब जो लिंकिंग वर्ड्स, फर्दर मोर। और इसके अलावा हाँ, फर्दर मोर दो ही सेंटेंस हैं यहाँ पे। पहले ओवरऑल से शुरू हुआ, फिर अगला जो है ज्वाइन करने के लिए फर्दर मोर यूज़ कर लिया। तो ये इन वर्ड्स का भी ख्याल रखें। बॉडी पैराग्राफ वन पढ़ते हैं। इन 1962 बोथ मीडो साइड एंड फोंटोन वर completely सेपरेट। हाँ ठीक है, विद नो रोड्स और रेल। हाँ ये चीज, ये रेल रेल का उन्होंने यूज किया हुआ वर्ड, रेल कनेक्टिंग देम। वाइल फोंटोन एंड हैड अ रेलवे लाइन रनिंग टू द नॉर्थ। अच्छा, ये देखते हैं टू द नॉर्थ, हाँ ठीक है। फोंटोन हैड ए रेलवे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और नॉर्थ मीडो साइड लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द फोंटोन, बिल्कुल वेस्ट पर ही है। ओनली हैड अ स्मॉल रोड फ्रॉम द वेस्ट। सो ओनली हैड अ स्मॉल रोड फ्रॉम द वेस्ट। ये आई थिंक ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है। और ये जो है ना हाँ, वेस्ट वेस्ट में मीडो साइड, और वेस्ट से शुरू हो रहा है और ये नॉर्थ की तरफ रोड इस तरह जा रहा है। इसमें आगे जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, 1985 में मीडो साइड जो है, देख रही हैं आपके, सर 1962 मैंने का हो गया डिस्कस। कैटेगराइज ऐसे कर लिया ना कि ईयर वाइज के बाद, मतलब ग्रेजुअली जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल में इन्होंने उसको बेस बना के ये राइटिंग की हुई है। हाँ, एक तो इनिशियली इन्होंने इस साल। मतलब पैराग्राफ भी, डायग्राम्स भी ज्यादा दिए हैं ना, जैसे तीन दी जी हुई हैं। तो जी सर। एक डायग्राम को एक पैराग्राफ बना दिया, अगली को दूसरा, और जी फिर तीसरा पैराग्राफ। तो हाँ, ये अच्छा, ये भी याद रखिए कि पैराग्राफ्स की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन आई थिंक नॉर्मली, जनरली, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दो ही पैराग्राफ दिखने को मिलते हैं जब लोग जी ये सर। टास्क सर करते बस हैं। ये पता है, लेकिन पता नहीं, जो मुझे यहाँ फील ये हुआ कि जैसे हम लोगों के सम टाइम होता है ना कि अगर हम दो लिखते ना, तो हमें इन दो जो टाउन्स है ना, इन्हीं की बेस पे कंपैरिजन करके हम जर्नली बना देते, या पहले एक के बारे में लिखते कि उसमें कैसे डेवलपमेंट हुई, और ऐसे इस साल में ये हुई, फिर इस साल में, फिर आगे। और जो दूसरा है, फिर हम दूसरे सेकंड पैराग्राफ में दूसरे टाउन के बारे में लिख लेते। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट, यानी इन्होंने क्या कर दिया है कि दोनों का कंपैरिजन करके टाइम की बेस पे ना, जैसे पहले जो ग्राफ को पहले एक्सप्लेन कर दिया,
चार्ट को, फिर मैप को दूसरे वाले को पिक किया, फिर थर्ड में कि अब जो करंटली है वो अब हमारे पास क्या हो रहा है। तो इन्होंने हाँ मतलब हाँ, ईयर वाइज ये वो सेपरेशन ये भी मतलब। पढ़ लेते हैं अभी। ये ठीक है, ये सही है। ईयर वाइज जो है ना, इन्होंने कैटेगराइज कर दी है और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दी। 1985 में क्या हुआ कि बाय 1985 मीडो साइट had expanded and the small road had become a main road. A further main road had been built to connect the village to Fontaine. अच्छा, इसमें रोड जो है, हाँ बिल्कुल जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया। वर्ड क्या यूज़ किया है उन्होंने कि जो है ना, एक्सपेंडेड एंड द स्मॉल रोड हैड बिकम अ मेन रोड। तो वो जो है ना, बिल्कुल एक नैरो सा एक लाइन शो की हुई थी, जो कि शो कर रही है कि बिल्कुल ही तंग सी रोड है और इतनी डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन 1985 में काफ़ी एक्सपेंड हो गई रोड। और वो ये भी हुआ कि वो वाली रोड तो चलो उन्होंने एक्सपेंड की, लेकिन न्यू रोड भी जो है ना, वो क्या कर रही है, वो ज्वाइन कर रही है। हाँ ये देखें, ये अच्छी बात है हाँ देखने वाली, कि वो ज्वाइन कर रही है मेडोसाइड और फोंटोन को। और वो उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, A further main road had been built to connect the village to Fontaine। बिल्कुल आसान सी इंग्लिश यूज़ की हुई है। Within Meadowside, a superstore layer complex housing estate had been developed। ये डेवलपमेंट बता दी कि 1985 में जो है हाउसिंग स्टेट, लेयर कॉम्प्लेक्स और स्टोर जो है वो डेवलप हो गए, यानी कि कंस्ट्रक्शन हुई उसकी। अब वो आपने कैसे शेप करने हैं वो आप देख लें, लेकिन शेप ऐसे करें कि सेंटेंस वियर्ड ना लगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपना अगर राइटिंग टास्क ये पढ़ रहा था तो मुझे कुछ सेंटेंसेस वियर्ड लग रहे थे, तो आप ऐसे शेप करने की कोशिश करें कि वो वियर्ड ना लगे। ठीक हो गया? इस बात की समझ लग गई होगी, होप सो। और अच्छा, बाय दिस टाइम फोंटोन हैड आल्सो ग्रोन इन साइज। इस वक्त फोंटोन भी जो है वो क्या हो गया कि, हाँ ग्रो इन साइज बिल्कुल ठीक है, वो भी छोटा सा था, फिर ग्रो कर गया और एंड पे जो है वो, मतलब ग्रो होते होते वो सारी कनेक्ट ही हो गए दोनों टाउन। अब लास्ट पे क्या है, करंटली मीडोसाइड इज नोन एज मेडोसाइड सरबर्ब्स आफ्टर ज्वाइनिंग विद फोंटोन। अच्छा, ये इन्होंने लिखा हुआ है ना कि मेडोसाइड विलेज था, अब वो सबर्ब्स कहलाता है। ठीक है, ये देखें, ये एक खास चीज़ है जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कि पहले वो विलेज कहलाता था, अब वो सबर्ब कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक सबर्ब का मतलब जो होता है वो विलेज से तो डिफरेंट ही होता है। एक मिनट, मुझे सबर्ब्स का जो मीनिंग है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। यानी कि ये सबअर्ब जो होता है वो, आई थिंक टाउन, नहीं डेवलप टाउन या क्या होता है, एक मिनट, आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ सिटी। हाँ ठीक है, मतलब एक सिटी का जो है ना, जैसे हम जिला कहते हैं ना, हाँ जैसे लाहौर एक सिटी है और उसमें डिफरेंट आई थिंक डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेशली आर सर मेरे ख्याल में रेजिडेंशियल। जैसे पहले वो छोटे से गांव होते थे, गांव से वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई है, तो वो थोड़ा वो कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के बनने हैं, तो वो मुझे लगता है ये वो वाली चीज जो हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट बन एग्जैक्टली जाते हैं ना, एग्जैक्टली। इसको सबरब कहते हैं। जिसमें डेवलपमेंट हो जाती है, अब एक विलेज है उसमें काफी डेवलपमेंट हो गई तो वो फिर आई थिंक विलेज नहीं कहलाता, फिर वो सबअर्ब हो जाता है। तो ये भी डिफरेंस अच्छी बात है, ये देखनी चाहिए मीनिंग्स जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ताकि इस तरह के वर्ड्स ना फिर हम राइटिंग टास्क 2 में भी ताकि यूज कर सकें, क्योंकि उसमें हमारे पास ना चॉइस होती है कि हमने अच्छी वर्डिंग यूज करनी है, स्पेशली रेजिडेंशियल वन। हाँ मतलब अब इसमें डेवलपमेंट हो गई है तो विलेज में तो वो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ये अच्छी और मीनिंग। इवन इवन वो जो रीडिंग पैसेज होगा कुछ इस टाइप का, को उसका मीनिंग थोड़ा डेप्थ में हमें ऑलरेडी पता होगा, मे भी हो सकता है ऐसा कोई यूज हो जाए, तो हमें होगा कि हाँ हमने ये मतलब इसके एक्चुअल मीनिंग ये बनते जी जी। अच्छा, इसमें क्या है कि हम कहाँ पे थे, हाँ, बिटवीन बोथ प्लेसेस अ होटल स्टेशन एंड बिजनेस पार्क हैव बीन बिल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द रेलवे लाइन। जो बोथ, अब ये क्या इन्होंने होटल और बिजनेस पार्क को ना कैसे, हाँ बिटवीन बोथ प्लेसेस ऐसे ही है, मीडो साइड सबर्ब्स और फोंटोन के दरमियान होटल है, स्टेशन है और बिजनेस पार्क है। लेकिन उन्होंने डिस्कस क्या किया है
के बिटवीन बोथ प्लेसेस अ होटल स्टेशन, ठीक है, तीनों चीजें जो हैं वो बता दी हैं। स्टेशन ए बिजनेस पार्क हैव बीन बिल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ द रेलवे लाइन। तो ये ना, अगर हम इसके वर्ड काउंट देखें तो अच्छा, ये ना कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन ना ये क्लियरली पता चल रहा है कि इतनी टास्क अचीवमेंट तो पूरी पूरी हुई ही होगी। इतने तो वर्ड्स होंगे ही, यानी कि 150 से ऊपर। फिर अगर हम कोहेरेंस एंड कोहेशन पे आते हैं तो वो भी बड़ी मतलब अच्छी है, और लिंकिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं। फिर लेक्सिकल रिसोर्सेज पे आते हैं तो बड़े मतलब अच्छी वोकेबलरी भी यूज हुई हुई है। और ग्रामर तो ये मॉडल आंसर है, तो इसको लेके चलते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए, इसमें से कुछ वर्ड्स आप याद कर लें जो कि हर जगह यूज हो सकते हैं। मतलब ठीक है ना। याद करने जी का सर, मतलब मेरा अगर ये नहीं है कि मैं बस मैं वही आपको था हर। कि हाँ। जी जी। अगर टाइम, क्योंकि ये मैं वही देख रही थी कि ये तो अच्छे खासे, यानी जस्ट आपकी राइटिंग टास्क वन जैसे है, तो उसमें अच्छी खासी टाइप्स आ गई हैं, ग्राफ, सब ग्राफ, वो जो भी ग्राफ्स हैं, बार चार्ट्स हैं, ये मैप्स हैं, और वो जो प्रोसेस चार्ट्स। तो अगर टाइम कम हो, जैसे आपके पास प्रिपरेशन का 1 मंथ कम एक तरह से कंसीडर करती हूँ मैं, तो तब आप जस्ट कोई एक जो मॉडल राइटिंग है ना, उसको ही प्रैक्टिस देखते जाएं कि उसमें कैसे कैसे उन्होंने यूज किया हुआ है, हर एक की कम से कम एक या दो। उससे ये होगा कि अगर यस आप मैम। सब ज्यादा, जितना ज्यादा अगर टाइम ज्यादा है तो फिर तो ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर कम है तो वो एटलीस्ट अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यस मैम, एक्चुअली में होता ही यही है कि वो अगर 1 मंथ में कोई टेस्ट देना चाह रहा है तो जाहिर है वो फिर ये मॉडल आंसर्स वगैरह ये तो हर कोई ही फर्स्ट टाइम पे पढ़ता है ना, पता ही नहीं होता कैसे जी लिखना है। तो जी जब आप एक दफा मॉडल आंसर्स वगैरह देख लेते हो तो फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो तो चलो आपको एक पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। मैं अपने फिर से मैं अगर अपने उस टास्क की बात करूं तो ये मैंने एक टाइम पे किया था, तो अब मुझे जब मैं इसको रीड कर रहा था तो मुझे अपनी गलतियां पता चल रही थी ना। यानी कि मुझे पता चल रहा था ना कि ये मैंने गलत लिखा हुआ है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इस हद तक मतलब एवेल्युएशन कर सकता हूँ अब अपनी के मॉडल आंसर्स को रीड करने के बाद और लोगों से रिव्यू करवाने के बाद कि अब मुझे ये गलती नहीं करनी। अब ये बहुत ज्यादा मतलब ना कंसंट्रेशन वाली बात है कि आप एक टेस्ट जब कर रहे जी होगे तो आपने ये चीज, और इस वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे कि वो आपके प्रैक्टिस से आएंगे, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक जी है सर, ना। बिल्कुल। और उसमें ये भी है जी कि सर। आप कोशिश करें कि जब आप लिख लें तो चेक जरूर किया करें। पर्सनली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब राइटिंग करता हूँ तो आजकल मैं खुद भी रिव्यू कर लेता हूँ। यानी कि मुझे इतना पता चल गया हुआ है कि ये चीज़ मैंने कैसे अब ठीक करनी है, ठीक है। ये और उसके बाद ये है कि चेक करवाएं दूसरे लोगों से भी। एक और चीज़ जो मैंने मेन बात करनी थी, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो जो है ना, इस तरह है कि आप ये ध्यान में रखें कि आप रिपीट ना करें कोई वर्ड, कोई सेंटेंस रिपीट ना करें। और उसके अलावा क्या हो सकता है, और क्या है, और बस स्ट्रक्चर का ख्याल रखें। और जो दूसरा है ना कि वोकेबलरी कुछ याद कर लें, अच्छी सी वोकेबलरी रखें दिमाग में। वोकेबलरी ऐसे आप लिखते रहेंगे और यानी कि जब प्रैक्टिस करेंगे और जब मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे तो नए नए वर्ड्स पता चलेंगे। मुझे सबब का सही मीनिंग नहीं पता था तो मैंने इसलिए सर्च किया और सही से मीनिंग पता किया। अब मुझे पता है, मैंने अब इसको दिमाग में बिठा लिया और इससे ये हो गया कि मैं ये जो वर्ड होगा अगर कहीं आएगा तो मुझे इसकी समझ होगी, और अगर मैंने कहीं इसे यूज़ करना है तो अब मुझे मीनिंग पता है तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये स्लो स्लो, ये जो कंसिस्टेंसी होती है स्लो स्लो आपको पता चलता रहता है। ठीक हो गया। और अभी ऐसे जी कि सर। टाइम जितना है अभी, एक काम करते हैं कि कोई टास्क लेके उसका कम से कम और पैराफ्रेज और ओवरऑल ही लिख लेते हैं, इतना टाइम में हो ही जाएगा। जस्ट ए सेकेंड।
अच्छा, ये मुझे एक प्रोसेस डायग्राम मिली है। ये है, ये बुक 17 है और इसको मैं शेयर कर दूंगा। इसको ना अब हमारे पास 8 से 10 मिनट, 8 मिनट ही हैं। हम देख लेते हैं इसको। सर, ये राइटिंग टास्क वन के कितने मिनट्स होते हैं मैक्सिमम, राइटिंग जैसे टास्क वन के एलोकेटेड जो करते हैं 20 वो? मिनट्स 20 मिनट्स होते हैं। अब आपने इस सही बात का सही। ख्याल रखना है कि आपने उस 20 मिनट्स में करना है। ये यही होगा ना, बात यही है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे फील होता है अभी भी मुझे, मतलब 20 मिनट्स मुझे थोड़े, मेरी स्पीड एक्चुअली में ना कम है, तो ये स्पीड लिखने की और वो भी ठीक हो जाती है जब आपके पास ना वर्डिंग्स होती हैं। आपको पता है, अब मैंने जी जल्दी सर। जल्दी ना, मेरे लेकिन पास अभी ना वर्डिंग्स जैसे हैं। एकदम मैंने ये देखा है ना, तो मुझे लग रहा है कि पहले तो समझने में ही टाइम लग जाता है कि ये है क्या। तो ऐसे फिर ही है, आप आउटलाइन बनाते हैं। ऐसे ही है मैम। वो ये है कि आपको ना इतने आप कम से कम रियल टेस्ट से पहले इतनी तो प्रैक्टिस कर लें कि आप कम से कम वहाँ पे बैठ के कंफ्यूज ना हो। और उसके बाद अब हम पहले ये पढ़ लेते हैं। द मैप बिलो शो एन इंडस्ट्रियल एरिया इन द टाउन ऑफ नॉर्बिटॉन एंड प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइड। ये स्टेटमेंट तो सेम ही होती है कि सेलेक्ट, अब यहाँ पे ना कंपैरिजन आ जाते हैं दोनों मैप के। ये दो मैप्स जी हैं। सर। इसमें ना हम जल्दी से एक काम करते हैं, ओवरऑल और वो लिख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि द मैप्स, मैं ना अभी डायरेक्ट ही इसको लिख रहा हूँ और साथ में आपने देखना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो इसमें मैं लिखूंगा कि द टू मैप्स, अगर मैं लिख लूँ। सर, द मैप्स भी कर सकते हैं, और दीज, द बोथ मैप्स। बोथ मैप्स भी ठीक है। अच्छा, ये भी है कि मैप तो वैसे उनको मतलब अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर भी हमने ऐसे नहीं लिखना था गिवन टू में द गिवन मैप्स, और द बिलो मैप्स भी नहीं यूज करना। द टू मैप्स भी सही है, बोथ जी सर, मैप्स। टू कर दें बोथ, तो वो द फिर टू तब होगा मैप्स जब हम आगे आगे यूज कर लेंगे बोथ को ना, जब कंपैरिजन वगैरह में बोथ का वर्ड। अभी ये भी इलिस्ट्रेट्स, ठीक है। द इलिस्ट्रेट। टू मैप इलिस्ट्रेट्स, या सर वो या हम ये लिख एस लेते हैं कि, एस नहीं आएगा खाली। हम ये लिख लेते हैं कि कंपैरिजन का वर्ड क्यों नहीं यूज करें कि द टू मैप्स कंपेयर कंपेयर भी ठीक है। an और industrial area in the town of Norbiton. The maps show illustrate an industrial area. अच्छा, चले illustrate के साथ ही चलते हैं अभी। सर, आप कंप्यूटर बेस्ड देंगे या दूसरा खुद से जो राइटिंग कर? मैम, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा मेरा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड प्लान फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द, अच्छा ये मैंने इसमें ना ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं यूज़ किए, और मैंने जी सर, वो ऐसे सेम ही लग रहा है, वो एक्चुअल वाली तो, स्टेटमेंट आ रही है। एंड हाँ, प्लान फ्यूचर नहीं मतलब वो ये ज़रूरी नहीं होता कि वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन इसको ना मैंने अभी अभी के लिए ऐसे लिख दिया है, एक दो वर्ड बस एक्स्ट्रा यूज़ किए हुए हैं मैंने। सर, मैं अगर इस तरह कर दूं कि, एक मिनट, जस्ट मैं अगर ये कर दूं कि द द टू मैप्स illustrate the planned future development of the हम्म, of the industrial site कह दें, इंडस्ट्रियल एरिया इन टाउन ऑफ, जो भी है, नॉर्बिटन के जो भी, इस तरह कर दे। मतलब अगर हम स्टार्टिंग ही वहां से ले लें कि द प्लान फ्यूचर, ये कि इसको कर रहे हैं, यानी सेकंड वाले
सेंटेंस को फर्स्ट में राइट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लग नहीं रहा मुझे कि पैराफ्रेज करने, मतलब वो एक्स्ट्रा जो सिनोनिम्स है ना वो क्या यूज कर सकते हैं किस किस की जगह। हम मुझे ना इस वक्त ऐसे सिनोनिम सही जो है ना माइंड में आए ही नहीं। तो हम ये कर सकते हैं कि द टू मैप्स इलस्ट्रेट द प्लान डेवलपमेंट। जी सर। प्लान प्लान नो डेवलपमेंट नो नो ऑफ वेट। प्लान इंडस्ट्रियल एरिया। फ्यूचर डेवलपमेंट होगा ना। सर ये वाला वर्ड तो मैं मुझे अभी वो मतलब वोकैबुलरी में नहीं है, यानी मुझे आइडिया नहीं है उसका। ये इधर ना अगर आप देखो ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है एंड प्लान फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइड द टू मैप्स illustrate the planned future plan development फ्यूचर प्लान किया जा सकता है जी सर, फ्यूचर प्लान भी किया जा सकता है। फ्यूचर प्लान। of an industrial area. The two maps illustrate the future development, illustrate the Future planning development planning plan. of। सर ये Future भी हो develop सकता है future development। जी सर, एंड पे प्लान आएगा, या future फिर प्लानिंग development ऑफ फ्यूचर, इस तरह कुछ कर सकते हैं। planning of future development illustrate the planning of future planning of future डेवलपमेंट ऑफ development of an industrial area एरिया, in the लोकेशन, town लोकेटेड इन द टाउन ऑफ, इस तरह भी बोल सकते हैं ना, लोकेटेड कह दें। industrial area located in the town of Norbiton location नहीं मैम लोकेटेड एक्चुअली में अगर हम लिख ही रहे हैं कि इन द एग्जिस्ट, टाउन ऑफ नॉर्बिटॉन तो आई थिंक इंडस्ट्रियल यही एरिया हो गया ना कि इन द बस। हाँ जी सर, सिंपली तो वही हो जाएगा कि वो इन द टाउन ऑफ न्यू। ये ठीक है, ये भी सही है। ये हमने क्या किया कि द टू मैप्स illustrate द प्लानिंग ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल एरिया इन द टाउन ऑफ नॉर्बिटॉन। ऑफ लिखना था यहाँ। ठीक है, ये सही है। और उसके बाद अगर हम ओवरऑल लिखते हैं, अच्छा टाइम हमारे पास कंप्लीट होने वाला है। एक काम करते हैं कि ये फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लास्ट वर्ड्स ये हैं कि आप लोग अभी हैं ही नहीं, पार्टिसिपेंट तो हैं ही नहीं कोई। आप कोशिश करें ये करने की। आई डोंट नो व्हाई आजकल पार्टिसिपेंट बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे। खैर, आप ना कोशिश करें ये अटेम्प्ट करने की और शेयर करें फिर। अस्सलाम वालेकुम सर रजनी। जी जी। जी सर सर आप जी
सर आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप साथ थे हमारे साथ। हाँ, मैं वैसे ये ही। एंड कर दूं मीटिंग? टाइम हो गया कंप्लीट, आप आपने कुछ करते, कहना? मैंने बस ये कहना था कि सर मंडे से हम जो है ना फिर वो स्पीकिंग को स्टार्ट करेंगे, तो बस ये हाँ कि हाँ। पहले आप किसी का मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लीजिएगा। मैं भी ज्वाइन कर लूँगा। तो बस फिर ये कि 5 डेज जो है ना हमने फिर ये होना कि हम स्टार्ट करेंगे सेशन, फिर जो है वो ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट कर देंगे और बस अच्छा, स्पीकिंग का मॉक। मॉक टेस्ट किसका अटेम्प्ट करना? सर आप किसी का ले लीजिएगा या मैं आपका कंडक्ट कर लूँगा। स्पीकिंग मॉक टेस्ट, अच्छा हाँ, अच्छा, स्पीकिंग, ताकि स्पीकिंग। सबको पता चल जाएगा किस तरीके से स्पीकिंग मॉक टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट करना है ब्रेकआउट रूम ठीक में। है ठीक है, श्योर सर, श्योर सर, थैंक यू सो मच। इसको ठीक मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, बस। ठीक अल्लाह है हाफिज़ सर, सर। थैंक यू।